हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर हज़ार्ड। न्यूक्लियर हज़ार्ड क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इसका न्यूक्लियर हज़ार्ड होता है जो रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट पोज्ड बाय रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ गिवन सब्सटेंस टू पॉसिबिलिटी एंड अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स। कि जो भी हमारी रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, वो जो हमारे यूवी रेज़ हैं या कोई भी प्रकार की जो एक्स रेज़ हैं, गामा रेज़ हैं, या एनवायरमेंटल में या किसी भी न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाली कोई भी वेव या थर्मल टाइप की एनर्जी, वो क्या है, वो एक न्यूक्लियर हज़ार्ड है। ठीक है, वो हमारे ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करती है, या वो पोल्यूशन हमारे लिए कैसे ख़तरनाक है, क्यों ख़तरनाक है, उनके सोर्सेज कौन से हैं और किसे हमें उसको कंट्रोल करना है। ये है हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लियर हज़ार्ड के ऊपर। आपको सबको पता ही कि जैसे न्यूक्लियर रेडिएशंस या रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस जो एक फ़िज़िकल तरह का पोल्यूशन है, जो हमारी मेजर लाइफ को सपोर्टिंग सिस्टम जो यानी कि एयर, वाटर एंड सॉइल को हार्म करता है, और ऑल्सो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है। उसके बाद जो हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये एक स्पेशल तरह का पोल्यूशन है जो हमें यूरेनियम से या कार्बन 14 से, यूरेनियम 235 से, यूरेनियम 238, 39 एंड रेडियम 2 to 6, इन चीज़ों से ये निकलता है। जहाँ जो कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है या कोई भी मान लो कोई भी पावर प्लांट है जिसमें थर्मल पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पर ये सारी न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ डिस्पोज हो रही है डायरेक्टली इन एनवायरनमेंट, वो सारा क्या है आपका न्यूक्लियर हज़ार्ड। जो आपकी जनरल रेडिएशंस हैं, जो भी रेज़ हो गई, कॉस्मिक रेज़ हो गई, ये सारी भी इसमें न्यूक्लियर हज़ार्ड के अंडर ही आती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी पर जो आप देख ही रहे हैं कि न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं या रेडियो एक्टिव रेज़ हैं, वो सारे उनका जो वेस्ट मटेरियल भी है वो भी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो उसके बाद हम अगर देखते हैं इसका जो सोर्स ऑफ न्यूक्लियर हज़ार्ड है वो क्या है, नेचुरल सोर्स है जो कि कॉस्मिक रेज़ हैं जो आउटर स्पेस से आती हैं। जैसे कि हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, उसकी वजह से जो यूवी रेज़ डायरेक्ट कांटेक्ट विद अर्थ हो रही हैं, वो सारा क्या है आपका नेचुरल सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर हज़ार्ड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके मैन मेड सोर्सेज में आपके जैसे एक्स रेज़ हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स कोई भी हो गया, मान लो किसी भी तरीके से, मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा था न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, उसमें कोई मान लो कोई डिस्टर्बेंस आ गई या वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, मैन मेड सोर्स ऑफ न्यूक्लियर हज़ार्ड है। जहाँ मान लो जैसे आज सारे देशों में या सारे कंट्री में लगा हुआ कि वो किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन बना लें, वो सारी चीज़ें क्या है, मैन मेड सोर्स ऑफ न्यूक्लियर हज़ार्ड। उसके बाद इसके हम जो इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट इसके ज़्यादातर जो न्यूक्लियर हज़ार्ड के इफेक्ट है वो हमारे ऊपर बायोलॉजिकल इफेक्ट है, और ये हमारे बायोस्फीयर के ऊपर इसका बहुत ही गहरा इस टाइम पे असर हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म रिकवरेबल इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इरेगुलर इफेक्ट्स एंड जेनेटिक इफेक्ट्स। जो आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई या ब्लड वेसल हो गया, डैमेज हो गया, जहाँ स्किन के ऊपर रेड स्पॉट हो गए, ये आपके हैं मान लो जैसे कि रिकवरेबल इफेक्ट इसके, कि ये चीज़ें हम रिकवर कर सकते हैं। ये मान लो हाई रेडिएशन की वजह से ये सारी चीज़ें हमें होती हैं। सबसे बड़ा जो इसका इफेक्ट है, जो कैंसर है हमारे अंदर, जो ह्यूमन हेल्थ के अंदर कैंसर नाम की डिजीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा इस समय परेशान कर रही है, जहाँ जिससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पीपल हैं, वो भी न्यूक्लियर हज़ार्ड की वजह से होती है। ठीक है, उसकी ये हो गया इसका मेजर इरिकवरेबल इफेक्ट इसका। उसके बाद रेडिएशन कॉज चेंज इन डीएनए, जहाँ किसी के डीएनए में चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो हिरोशिमा नागासाकी की जो बॉम्ब न्यूक्लियर हमला हुआ था उसका सुना ही होगा कि बहुत देर बाद तक भी जेनेटिकली जहाँ फिनोटाइपिकली बच्चे सही पैदा नहीं हुए, वहाँ वो सारा किसका इफेक्ट था, न्यूक्लियर हज़ार्ड का। वो है इसका लॉन्ग टर्म और जेनेटिक इफेक्ट। उसके बाद ये रेडिएशन की रेशो है जिसके अकॉर्डिंग मान लो ये डैमेज करती है वो, जैसे 0 से 50 हो गई, वो उसके नो विजिबल इफेक्ट हैं। 50 से 200 के ब्रीफ 50% तक इफेक्ट करती है मान लो उसमें, और 200 से 450 भी इसका
ये अलग अलग इसकी वेरिएशन है रेडिएशन की। उसके बाद इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। कंट्रोल मेजर हम इसमें कर सकते हैं कि जैसे मान लो कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें हम देखें कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही। अगर वो लीकेज हो भी रही है या कोई वेस्टेज आ रही है तो वो डायरेक्ट डिस्पोज ना हो पाए, एयर में ना हो पाए। जो सेफ्टी मेजर उसके लिए हमें प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए। जहाँ जो न्यूक्लियर हजार्ड, जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट का या इन सारी मान लो किसी भी थर्मल पावर प्लांट का अगर जो वेस्ट है वो उसकी प्रॉपरली उसको किसी तरीके से डिस्पोज किया जाए ताकि वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना ला पाए। इसकी प्रिवेंटिंग मेजर जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलो करनी चाहिए। परमिसिबल लिमिट के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और अप्रोप्रिएट स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए किसके रिगार्डिंग, कि उसको उसकी हैंडलिंग एंड केयर एंड हैंडलिंग के ऊपर भी, और उसके डिस्पोजल जहाँ भी उसको डिस्पोज करना है उसके लिए भी हमें प्रॉपरली उसको मैनेज करके रखना चाहिए। और दूसरी बात से आगे बात आती है कि हमें डिस्पोज कहाँ करना है न्यूक्लियर वेस्ट। जो हाई लेवल वेस्ट है, वो जो वेस्ट है वेरी रेडियो एक्टिव पर यूनिट वॉल्यूम सेंस, तो वो ज़्यादा जो डेंजरस है वो हमने डीप इन अर्थ उसको, या मान लो किसी कोल माइन में हो गया या किसी भी धरती में नीचे उसको दबाना चाहिए ताकि वो जल्दी किसी से रिएक्ट ना कर पाए और उसका कोई खतरा ना बने हमारे ऊपर। उसके बाद जो मीडियम लेवल वेस्ट है उसको सॉलिडिफाई कर देना चाहिए किसी तरीके से, या स्टील ड्रम में उसको डाल के कहीं दूर उसको स्टोर कर देना चाहिए, या किसी अलग अलग चीज़ों में सी बेड में उसको दे देना चाहिए। और उसके बाद आता है आपका जो लो लिक्विड वेस्ट। लो लिक्विड वेस्ट जो आपका है कि इसको डिस्पोज करना चाहिए स्टील कंटेनर में या कंक्रीट लाइन टेक्निक्स में, कि जो उसको डायरेक्ट कहीं सॉइल से या वाटर के कंटेक्ट में वो ना आ पाए। उसके बाद इसके सेफ्टी मेजर जैसे कि मॉनिटरिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी अराउंड द डिस्पोजल साइट्स, कि लगातार हमें चेक करना चाहिए कि जहाँ हमने डिस्पोज किया है अपना सारा न्यूक्लियर हजार्ड वेस्ट वो कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा, जहाँ उसका जो जिसमें हमने उसको स्टोर किया है वो डैमेज तो नहीं हो गई वो चीज़। प्रिवेंशन इसकी इरोजन करनी चाहिए कि जो हमारा रेडियो एक्टिव डिस्पोजल है उसको प्रिवेंट करके रखना चाहिए कि वो डिस्पोजल वाटर में डिस्पोज ना हो पाए। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन ऑफ एनी ड्रिलिंग एक्टिविटी इन द अराउंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल साइट, की उसमें कोई ड्रिलिंग तो नहीं हो गई, या पीरियोडिक लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग उसकी एक देखनी चाहिए ताकि वो यूरेनियम रिच रॉक्स में जाके मिक्स ना हो पाए। थैंक यू। आज का ये हमारा टॉपिक था न्यूक्लियर हजार्ड के ऊपर। अगर आपको कोई भी परेशानी है इसको समझने में, आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। मैं इसके रिगार्डिंग आपको और भी नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।